आपने अक्सर मुसलमानों के मुंह से तो सुना ही होगा कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। इन काफिर हिंदुओं ने, संघियों ने, इन सब लोगों ने मिलकर के हमारी मस्जिदों के ऊपर अपने मंदिर बना लिए। इस तरीके की प्लानिंग्स चल रही हैं कि किस प्रकार से अपनी बाबरी मस्जिद को वापस लिया जाए। लेकिन क्या इन लोगों ने कभी उन मस्जिदों के विषय में सोचा है जिसमें बम बनाते हुए मौलाना उन मस्जिदों को ही अक्सर उड़ा देते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज बिहार के बांका के इस्लामपुर के उस क्षेत्र में बनी हुई मस्जिद की, जहाँ पर साथ में जुड़ा हुआ एक मदरसा था। पूरा का पूरा क्षेत्र मुस्लिम बहुल था और वहाँ पर एक ऐसा विस्फोट होता है जिसमें कि मस्जिद की पूरी दीवार उड़ करके रोड के दूसरी तरफ चली जाती है। मदरसा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात थी कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की छुट्टियां थी, बच्चे मदरसे में नहीं थे, अन्यथा ये अनहोनी बहुत बड़ी हो सकती थी। आज इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। बड़े बड़े फैक्ट चेकर्स मुद्दों को भटकाने के लिए मामले को डासना लेकर के पहुंच गए। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं को बात करनी चाहिए, किस प्रकार से यति महाराज अपने लोगों के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया ही उनके खिलाफ हो चुका है। अपने घर में झांकने की आवश्यकता है, दूसरों को, खासकर हिंदू को समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हिंदू आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने का आदी रहा है। उसके धर्मशास्त्रों में पहले से पहले ही अपनी गलती को स्वीकारने के लिए भी लिखा हुआ है और अपने संतों का सम्मान करने को भी लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक रही बात तथाकथित शिक्षा के मदरसे की, मैं मंदिर नहीं बोलूँगा, शिक्षा के मदरसे की, जहाँ से इनकी तथाकथित पवित्र पुस्तक को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जागरण की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी सारे बम उपस्थित हैं। कुछ लोगों ने मामले को और ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 लीटर का एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था जिसके विस्फोट की वजह से ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि 5 लीटर का जो सिलेंडर होता है उसमें 3.5 लीटर से ज़्यादा कोई नहीं भरता, और इतने के विस्फोट से कभी भी मस्जिद और मदरसा दोनों एक साथ नहीं उड़ते। वैसे मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि जब जांच हुई तो वो सिलेंडर वहीं के वहीं मिला, और उससे मज़ेदार बात यह है कि पूरे गांव के जो पुरुष हैं वो गांव से ही नदारद हैं। गांव के सभी पुरुषों का वहां से गायब होना, महिलाओं बच्चों का कोई जवाब ना देना, हर तरीके की जांच से इनकार कर देना, ये इस बात की तरफ इंगित नहीं करता कि ये मात्र कोई संयोग था या यहाँ पर कोई गैस स्टोव या फिर कोई मुर्गा छाप पटाखा फट गया जिससे कि मदरसा और मस्जिद दोनों के दोनों एक साथ उड़ गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, और वो साजिशें अक्सर कर जिनके बारे में हम पहले ही खुलकर बोल चुके हैं। शरजील इमाम का वो बयान जिसमें उसने कहा था कि हम 7 स्टेट्स को काट करके अलग कर देंगे, उसी रणनीति पर चलते हुए बिहार में भी क्षेत्रीय लोगों को, बॉर्डर के लोगों को, खास करके दलितों को बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा गया था। उसी रणनीति पर चलते हुए ही आज कल अक्सर सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादियों और जो धर्म धुरंधर हैं उन सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टूल किट बना बना करके लोगों को टारगेट करते हैं, घेर घोट करके मारने की इनकी जो 1400 साल पुरानी तरकीबें रही हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं सब किताबी आयतों के आधार पर जिसमें कि इनको खुल करके इस तरीके के आदेश दिए गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े से बड़ा, पढ़े से पढ़ा ऐसा व्यक्ति जो कि मोहम्मदीन है, वो अपने ईमान के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी किताब के लिए, और ख़ास करके जो उसको स्पेशल कीड़ा है वो है बाबरी मस्जिद के लिए, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भी छाती पर बम बांध करके निकल जाता है, बाहर विदेशों तक जा कर के वहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। और इन्हीं सब पर चलते हुए, यानी कि मस्जिद का जो एक सम्मान है उसकी रक्षा करने के लिए वो अपनी पढ़ाई, नौकरी, गर्लफ्रेंड, फैमिली सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन आज मस्जिद उड़ाने वाला एक मौलाना क्या निकला, पूरे के पूरा समाज ने फेविकोल पी करके भूमिगत होना ही सही समझा, बेहतर समझा। माइंड डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर के तीर फेंकने लग गए, लेकिन उनसे होने वाला कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप न बोलें और हम भी चुप रह जाएं। मदरसा उड़ा है, मस्जिद उड़ी है, और नरेंद्र मोदी जी की उस
योजना की पोल भी उड़ी है, उसका मखौल भी उड़ा है, जिसमें वो कहते हैं कि एक हाथ में हम कुरान देंगे और दूसरे में कंप्यूटर। जी हाँ, उसी कंप्यूटर पर खोज कर शायद इस तरीके की टेक्निक्स ईजाद की जा रही हैं, खोजी जा रही हैं, जिससे कि मदरसे के अंदर बंद कमरे में किस प्रकार से हम बमों को उठा करके स्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार से यदि विस्फोट हो जाए, घायल हो जाएं, तो अपना इलाज कर सकते हैं या ऑटो में बैठ कर के झारखंड कूच कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सोशल मीडिया पर गैंग बना करके राष्ट्रवादियों और जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, धर्म की स्थापना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसी लैपटॉप, उसी कंप्यूटर पर बैठ करके उन कुरानी आयतों को जो कि आपने एक हाथ में दी हैं, उन्हीं कुरानी आयतों को मॉडिफाई करके किस प्रकार से हिंदू लड़कियों का माइंड वॉश करके लव जिहाद में फंसाया जा सकता है, किस प्रकार से उसी कंप्यूटर या उसी लैपटॉप के ऊपर फेक आईडी बना करके हिंदू नाम से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग और इन कंप्यूटर्स के उपयोग अभी तक हम देख सके हैं, देख पाए हैं, देख चुके हैं। इस प्रकार से सरकार जिन लोगों का विश्वास जीतने की बात करती है, आए दिन उन लोगों की इस तरीके से पोल भी इन्हीं कंप्यूटर्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए भी खुलती रहती है और उन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति खड़ा होकर हैदराबाद में कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम देख लेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है, 100 करोड़ या 25 करोड़, उस समय पर हम ये भूल जाते हैं कि कहीं बिहार के बांका में मदरसे के अंदर इसकी तैयारी भी चल रही थी। हम ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार से बिहार के 7 स्टेट्स बॉर्डर पर हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। हमने और आपने कभी बड़े से दिवाली पर जो बम फोड़ते थे, कभी पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दीपावली पर खास तौर पर नहीं आए थे, उससे पहले हमने बड़े से बड़े ऐसे बम देखे हैं जो दीपावली पर फोड़े जाते थे। हमने कभी हथगोला या फिर बम नहीं देखे, जो एक्चुअल बम, जो जानलेवा बम होते हैं। लेकिन आपने देखा है कि बिहार और बंगाल में हथगोले फेंकते हुए सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग्स कई बार आई हैं। आपने और हमने देखा कि किस प्रकार से इलेक्शन से लेकर अभी तक 25 से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, अकेले भारतीय जनता पार्टी के ही बम फोड़ करके, बम से उड़ा करके ही मारे जा चुके हैं। अर्थात ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बम बनाए भी जाते हैं और उनका प्रयोग भी खूब किया जाता है। और अक्सर कर इन्हीं मदरसों से ही निकलने वाले लड़के जब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर के निकलते हैं, तो उसके बाद में उनको इम्प्लांट कहाँ पर करें, गूगल मैप के जरिए कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ से हम बच करके निकल सकते हैं, कौन सी गलियाँ हैं जहाँ हम छिप सकते हैं, वो सब कुछ वहाँ से वो पता भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, शायद या तो वो सो गया है और या फिर वो घूस खा करके बैठ गया है। जी हाँ, हमें ऐसा ही लगता है। भारतवर्ष में अभी भी शायद विश्वास जीतने की जो होड़ है लगातार चली हुई है। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमको पता लगे कि इन स्थान विशेषों में इस प्रकार की गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, उनको क्यों ना बैन कर दिया जाए। और इस मामले में असम की तत्कालीन सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए सभी मदरसों को स्कूल्स में चेंज कर दिया है, जहाँ से कि मजहबी शिक्षाएं उस कदर आपको रेडिकलाइज कर देती थी जिससे कि आप अपने देश के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की मजहबी जितनी भी शिक्षाएं हैं जो रेडिकलाइज करती हैं, उनको पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर हमें बेल्जियम, उसके ऊपर हमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी नीतियों के बारे में भी विचार करना ही पड़ेगा। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके हमें सोचना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स हमें जाना ही पड़ेगा, ऑफ द ट्रैक काम करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में भी इस प्रकार की कोई जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में कोई कोताही न बरतें, कोई शर्म ना करें, क्योंकि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। किताबों में लिखा हुआ है, किताबें पढ़िए और खुद जान जाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।